Good morning to all of you. My name is Javaraj and today I am here to teach you about glimpses of the past chapter 3 of class 8। तो इस चैप्टर का में पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स आए और इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे टैक्स लगाया और उन्होंने अपना प्रॉफिट कैसे बनाया और कितना कितना का बिजनेस किया। और इंडिया में मेन बात कि वो इंडिया में राज्य कैसे कर पाए। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े राजा रानी थे, तब भी उन सब राजा रानी को हरा कैसे दिया ब्रिटिशर्स ने। तो यही है हम लोग का मेन टॉपिक। तो यही टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे है हमारी लता मंगेशकर और दिल्ली में एक फंक्शन है जहाँ पे लता मंगेशकर अपना गाना गा रही है और उनके सामने बैठे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849 तक के बीच में। तो इसमें बताया गया है कि पहले जो है इंडिया का इतना ही पार्ट ब्रिटिश कवर कर चुकी थी, जो सब आपको दिख रहा है पिंक कलर में थोड़ा। तो यही सब ब्रिटिशर का टेरिटरी था। पहले इतना ही राज्य पे उस टाइम ब्रिटिशर शासन करती थी। तो लिखा है क्या, विथ इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टैंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। तो बताया है कि ब्रिटिश के पास न उसका बहुत अच्छा ब्रिटिश के पास वेपन था। जैसे ब्रिटिश के पास यूज करते थे, ब्रिटिश बंदूक यूज करते थे और हम लोग के राजा रानी सब ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे फाइट में। वो बंदूक तोप का यूज़ नहीं करते थे। तो इसके कारण उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडिया में सभी राजा को हराने में। तो अब उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे लिखा हुआ है द इंडियन प्रिंस वेयर शॉर्ट साइटेड। अब यहाँ पे शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है कि उसको मायोपिया हुआ है कि वो दूर तक नहीं देख सकता। तो ये नहीं है इसका मतलब, वो दूर तक देख सकते हैं पर शॉर्ट साइटेड का मतलब ये है कि वो दूर की सोच नहीं सकते। जैसे हम अभी कोई काम कर रहे हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं रहता है कि ये काम हमको फ्यूचर में जो है प्रॉफिट देगा कि लॉस करेगा। तो ये उनको अंदाज़ा नहीं रहता है, ठीक। तो इसलिए कहा है कि इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड कि इंडियन प्रिंस के पास वो सोचने की क्षमता नहीं थी कि ब्रिटिशर्स हम लोग को आगे हेल्प करेंगे कि हम लोग को डिफीट करके अपना काम करने लगेंगे। उसके बाद लिखा है द अप स्टार्ट राजा बाबा कॉल कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो अब क्या हो रहा है देखिए कि जो राजा सब है वो कहते हैं कि जाइए आप इंग्लिश मर्चेंट को बुलाइए, मेरे सामने लाइए, इंग्लिश मर्चेंट का हम लोग हेल्प लेंगे और उनसे हम लोग हेल्प लेंगे और वो हम लोग का हेल्प करेंगे दूसरे राजा को मारने के लिए। अब देखिए पहले तो वो ब्रिटिश की हेल्प भी मांग रहा है और उन्हें बाद में इज्जत भी देंगे और उसके बाद वो ब्रिटिशर जो मांगेंगे उनको वो देना भी होगा। तो ब्रिटिशर की कुछ शर्तें भी होंगी जो उनको माननी होगी। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी लड़ने के लिए ये तैयार हो जाएगा। उनकी कुछ शर्तें होगी कि जैसे हम इतना उसका राज्य इतना हम आपको उतना जितवाने में मदद करेंगे तो हमको उसका 30% राज्य हमको मिलना चाहिए या हमको वहाँ पे शासन करने दीजिए उसका 50% राज्य पे। ऐसा वो लोग कहते थे। तो राजा सभी मान जाते थे। उसके बाद द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि पीपुल में अब तो पीस था ही नहीं, अब वहाँ पे सिर्फ लड़ाई होता था, प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गया, सिर्फ लड़ाई होता था। तो उसके बाद लिखा है कि द रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इजली सबड्यूट इंडियन प्रिंस वन बाई वन। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो राजा सब थे तो उन सबको वो धीरे धीरे ख़त्म करते गए। क्यों ख़त्म करते गए, हम लोगों ने पहले देखा कि हम लोग के राजा दूसरे राजा को मारने में
अंग्रेज़ सब की अब मदद लेने लगे, तो अंग्रेज़ सभी अपना ये मांग करते थे कि हमको ये दीजिए तभी हम आपकी मदद करेंगे। तो ब्रिटिश तो हम लोग की राजा रानी सब उन्हें वो दे देते थे, और उसके बाद जब लड़ाई करते थे तो उनका भरोसा तोड़ देते थे। कि जब लड़ाई किए तो ये दो सेना है, क्या हुआ, हाँ, तो दो सेना है, यहाँ पे है सेना, एक यहाँ पे है सेना। तो इस सेना में ब्रिटिशर्स है, इस सेना में ब्रिटिशर्स नहीं है, तो ये सेना इस सेना पे भारी पड़ेगी और ये इस सेना को मार देगा। तब जब ऐसा होता है तो ये सेना भी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, तो ब्रिटिशर्स उस समय आकर के यहाँ पे अटैक कर देते थे, और ब्रिटिशर्स के पास दोनों हो गया लैंड उसी का, दोनों पे अब शासन चलाएंगे ब्रिटिशर्स, दिमाग खूब लगाते थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद द फार सिंह टीपू सुल्तान, द फार सिंह रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर fought the British till he died fighting। मतलब एक दूर दृष्टि रखने वाले सुल्तान है टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के सुल्तान थे। तो वो दूर की सोच सकते थे, वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स अगर राज ऐसे करते गए तो हम लोग को ये कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद बहुत बहुत पछताना होगा। तो इसीलिए टीपू सुल्तान ने लड़ाई करना चालू किया अंग्रेज सब के खिलाफ, और डिफरेंट रूलर को भी बताया कि ऐसा है, तो वो भी इन पे अटैक करने लगे, पर एट लास्ट टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने मार दिया। अब ज़रा देखते हैं कि इन पे आम आदमी के क्या विचार है। तो आम आदमी कहते हैं, थैंक यू गॉड देयर इज पीस इन आवर कंट्री नाउ, नो लूटिंग, नो वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। तो मतलब वो कहते हैं, ये लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा बोलते हैं, अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अच्छा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि थैंक यू गॉड को थैंक यू कह रहा है कि हमारे कंट्री में अब पीस है। अब हमारे कंट्री में जो चोर होता था, चोरी वोरी होती थी, वो अब कंट्री में नहीं होने वाली है, अब वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। जो वाइट मैन आया है वो सब चोरी को बंद कर दिए, सब चोरी को ख़त्म ही कर दिए। तो उसके बाद दूसरा कहता है, द गॉड सेंट द ब्रिटिश, जो भगवान है वो ब्रिटिश को भेजे हैं। तो देखिए इतना भी तारीफ कर रहा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ हिम, तो कहता है हमारा भाग्य ही उनसे जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए, तो इसीलिए ना ऊपर लिखा है कि इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो रूलर थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, अभी ये दूर की नहीं सोच पा रहे हैं। तो देखिए अब फिर क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, थोड़ी ये कुछ सालों बाद, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो कहता है अब तो वाइट मैन जो है हमारे सभी किंग्स को मार दिए है, और उन्हें गद्दी पर से हटा दिए हैं। फिर दूसरा कहता है, बट सम्स किंग वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। कहता है सभी किंग अच्छे नहीं थे तब भी, पर वो हमारी मातृभूमि के थे, हम सब एक ही मातृभूमि के थे। फिर तीसरा कहता है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर। तो कहता है हम लोग अब फॉरेनर के स्लेव बन के रह गया है बस। तो अब इन सबको दुख होने लगा। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। तो रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो रिलीजियस जो लीडर्स थे वो चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी को आगे बढ़ाते थे। तो क्या हुआ उससे, लोगों में वो भावना जागी कि हम लोग को बच्चे में ही शादी करवा देना चाहिए और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ को माननी चाहिए। तो फिर दूसरा ब्राह्मण कहता है, ऑल द मिसरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है सब वुमेन के कारण है। तो ये कोई बात हुआ कि वुमेन ही है जो सिर्फ दुनिया में सब तकलीफ ला रही है। तो उसके बाद, द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश एस्क्रॉन्ड देम। तो ब्रिटिश लोग बात करते हैं, कहते हैं कि जो इंडियंस है वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिए हैं। तो फिर ब्रिटिश बोलते हैं, द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। कहते हैं कि इंडियन पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे एक इंडियन कहता है,
ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। कहता है आप सही बोल रहे हैं ऑनर, पर मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं ऑनेस्ट हूँ मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिशर जो है हम लोग पे कैसे राज्य जमा रहा है, शासन कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है। तब भी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपका मदद करूँगा, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो उसके बाद लिखा हुआ है ब्रिटिश मर्चेंट वेयर बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड टू मेक क्विक प्रॉफिट देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि ब्रिटिश जो है अब प्रॉफिट कमाने में अब और ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो वो मर्चेंट से जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, उनसे जितना हो सके उतना टैक्स लेते थे। और जो फार्मर थे उनसे भी बहुत टैक्स लेते थे, और इतना टैक्स लेते थे कि उनको अपनी ज़मीन भी देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। फिर एक किसान कहता है बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो किसान कहता है कि हम आपके जो आदमी सब है वो मेरे सभी क्रॉप को ले रहा है, जो मैंने उगाया है सबको ले रहा है। तो फिर ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिश ने जिसको भेजा है टैक्स लेने के लिए, तो वो बोलता है तुम जो है अभी कर्जे में है, तुम अभी तक तुम्हारा पूरा कर्जा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तुम जल्दी से हमको अपना टैक्स दो, तभी हम तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो हम तुमको जेल में भेज देंगे, और नहीं तो तुम्हारा ज़मीन हड़प लेंगे। तो फिर इससे और प्रॉब्लम होने लगा ब्रिटिश सबको नहीं, इंडियन सबको इससे और प्रॉब्लम होने लगा। तो अब इंडियन सबके मन में और घृणा जागने लगी ब्रिटिश सब पे। तो उसके बाद क्या है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव हिम मोर प्रॉफिट तक आते हैं। तो ब्रिटिश और मेथड निकालने लगे, इतना मेथड में ही ब्रिटिश का पेट नहीं भरा था, अभी और मेथड निकालेंगे ब्रिटिश। सब देखिए कहाँ मेथड तो है, द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड हैव एन इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्राउट इन इंडिया। तो पहले तो वो हमारा ही कुछ सामान ले जाते थे, तो सबको पता है कि हमारा सामान ले जाते थे। तो और वहाँ पे इंग्लैंड कम पैसे में ले जाते थे, और वहाँ से जो गुड्स बना करके लाते हैं तब वो हमें और ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। तो इससे उनका प्रॉफिट हुआ इंग्लैंड वालों का। और तो आप बोलिएगा कि वो इंडियन गुड्स ही खरीद ले तो वो ज़्यादा दाम पे बेच रहा है, तो इंडियन गुड्स तो उसका 100 गुना ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं। तो 1 रुपया का सामान ठीक हुआ कि 100 रुपया का था? 1 रुपया का उस टाइम सामान ठीक था, क्योंकि लोगों के पास तो वैसे ही पैसा नहीं था। तो इसीलिए मजबूरन लोगों को ख़रीदना पड़ता था ब्रिटिशर्स वाला कपड़ा ख़रीदना पड़ता था, सामान सब ब्रिटिशर्स का ही। तो फिर दूसरा कहता है कि अ गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो इससे हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो कपड़ा था, हमारा जो गुड्स था वो इंडियन कम लेने लगे। तो इससे अब प्रॉब्लम होने लगा कि अब ये जो फैक्ट्री थी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी इंडिया की, और बाहर से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। तो उसके बाद है फिर दूसरा कहता है इनवर्टिबिलिटी फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। तो उसके बाद कहता है कि 1822 और 1836 के बीच में भूखमरी हुई थी। फैमिन मतलब भूखमरी होता है, और उसमें 15 लाख पीपल भूख के वजह से मर गए। ठीक, 15 लाख इंडियन भूख के वजह से मरे। उसके बाद लिखा है द ब्रिटिश पॉलिसी ruined द एक्सपर्ट आर्टिसियन टू देयर बिजनेस। तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी तो उससे आर्टिसियन को भी बहुत घाटा हुआ। आर्टिसियन किसको कहते हैं? जो कोई भी आर्ट में परफेक्ट हो, ठीक। तो उनको भी बहुत बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। और ब्रिटिश के टाइम में तो इंडियन आर्ट का कुछ वैल्यू ही नहीं देते थे, तो इसलिए उनको और प्रॉब्लम होने लगी ये आर्टिस्ट सबको। फिर यहाँ पे आया है एक पर्सन जिसका नाम है राम मोहन राय। तो राम मोहन राय कौन थे? एक पढ़े लिखे आदमी थे बंगाल से। वो जान गए थे कि इंडिया में अब क्या होने वाला है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कहते हैं कि
हमें अपनी एंशियंट कल्चर को याद करना चाहिए। हमें अपने एंशियंट कल्चर हम जानते हैं कि हमारा एंशियंट कल्चर बहुत ग्रेट है, और हम लोग को अपने में ही घृणा नहीं करनी चाहिए। पहले हम लोग को अपनी सोसाइटी को ठीक करना होगा। और ये जो अंधविश्वास फैला रहे हैं ब्राह्मण सब, तो सबसे पहले तो उनको रोकना होगा और उनको नहीं मानना होगा, तो हमारा सोसाइटी जो होगा डेवलप होगा ऐसे। और उसके बाद हम लोग ब्रिटिशर्स को मार के भगा भी सकते हैं अगर हम लोग यूनाइट हो गए तो उसके बाद कहते हैं, फिर लिखा हुआ है कि वो जो थे राम मोहन राय, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे मॉडर्न नॉलेज से। वो उसी नॉलेज पे बिलीव करते थे कि जो प्रैक्टिकल हो और जो साइंटिफिक हो। मतलब वो कहते थे नॉलेज वैसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों हो। तो उसके पास वो एक न्यूज़पेपर ये स्टार्ट किए, जो कि वो न्यूज़पेपर देते थे वहाँ के लोगों को, जिसमें सारी बातें लिखी रहती थी। तब ब्रिटिश को उस पर शक हो गया, तो ब्रिटिश उस न्यूज़पेपर को बंद कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो राम मोहन राय अपने वाइफ से कहते हैं, वाइफ का नाम था उमा, कि गाय देखो, गाय जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, लाल पीला, तब भी उनका दूध का रंग उजला ही होता है। वैसे ही हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट धर्म के हैं, पर जो सभी धर्म का मेन मोटिव है, जो टीचिंग है, वो तुम एक ही है सभी धर्म का। और कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी धर्म अच्छा नहीं है। तो इससे वो यूनिटी का प्रचार करते हैं, यूनिटी का ऐसा प्रचार करते थे राम मोहन राय। तो उसके बाद वो समुद्र को क्रॉस किए और इंग्लैंड गए। तो उस टाइम क्या माना जाता था कि अगर आप समुद्र को क्रॉस कर दिए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा भ्रष्ट। तो आपको समुद्र को क्रॉस करना ही नहीं है, धर्म आपका भ्रष्ट हो जाएगा। तो कोई भी पीपल करते नहीं थे। पर राम मोहन राय एक अच्छे इंसान थे, एक लर्न पर्सन थे। तो वो वहाँ पे गए, और वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए गए। और वहाँ के रूलर वहाँ पे जा कर के कहे कि आपको शासन करना आप कीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, पर आप वैसा शासन कीजिए जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग को याद रखना चाहिए कि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के क्या होती है अपने जनता की तरफ। तो वैसा करके उन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाया, पर ब्रिटिशर्स समझते ही नहीं थे। तो उसके बाद 5 है ऑपरेशन 1765 से 1836। तो उसके बाद ब्रिटिश जो है अपना कंटिन्यू करते गए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते गए। और उसमें से एक रूल रेगुलेशन है कि अब इंडियन को जो है बिना कोर्ट में ले जाए जेल भेज देगा। अब तो कोई भी इंडियन जेल जा सकता था, तो ये भी बहुत ख़राब हुआ। अगर टैक्स नहीं देगा तो सीधा जेल भेज देंगे, और जितना मन उतना टैक्स अब लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो उसके बाद बोला गया है, एट द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफिसर इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। तो उसके बाद कहा गया है कि ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो उनका सैलरी बहुत होता था, और वो अपना ज़िंदगी एकदम सुकून से जी रहे थे। और उसके बाद है, बाई 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ ₹7 करोड़। तो इंडिया से 7 करोड़ की सामान का लेन देन कर रहे थे ब्रिटेन से, कौन, अंग्रेज सब। तो उसके बाद गवर्नर जनरल बेंटिक कहते हैं कि इंडिया में जो है लोगों जो है वो अपने ज़मीन पे कॉटन उगा रहा है। तो इंडिया से वो कॉटन ले जाते थे, और कॉटन ले जाते थे, और वहाँ पे कॉटन से कपड़ा बनाते थे, और कॉटन से कपड़ा बना करके इंडिया में उसको और महंगे दाम में बेचते थे। तो इससे और फ़ायदा हुआ उनको। तो देखिए उसके बाद है डिससेटिस्फैक्शन। तो डिससेटिस्फैक्शन क्या है, अब अंग्रेज़ लोग को लगने लगा कि अब जो है ये हम लोग ऐसा करते रहे तो ये लोग जो है कभी ना कभी तो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे। तो अब इसका उपाय निकाला ब्रिटिशर सब ने कि अगर कोई भी आदमी को हम अपने अंडर में रखते हैं तो वो कभी ना कभी तो रिवोल्ट करेगा, और उसको अगर रिवोल्ट करने से रोकना है
तो उसको अपना कल्चर सिखाइए, अपना धर्म सिखाइए और उसको मनवाइए। तो वैसे वैसे करने से जब वो आपका धर्म मानेंगे तो उनको तो नहीं पता है कि आपके धर्म क्या है। तो ब्रिटिशर्स वही करते थे। ब्रिटिशर्स क्या किए, इंडिया इंडिया का जो भाषा था वो पर्शियन था और संस्कृत था। पर उसके बाद इंडिया ये ब्रिटिशर्स सोचने लगे अब हम लोग को उनको इंग्लिश में पढ़ाई करवानी चाहिए। तो इंग्लिश में पढ़ाई करवाने से क्या होगा कि इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे तो वो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। तो उसके बाद ब्रिटिशर जो भी बोलेंगे तो वो उनको मानना होगा, वो और वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट और वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे कि हमारे वेस्टर्न कल्चर में ये होता है ये होता है, तो वैसा करते थे लोग। चाहते थे जाओ इसको मार के आओ, इससे टैक्स कलेक्ट करके आओ। तो हमारे इंडियन ही जाते थे टैक्स वैक्स कलेक्ट करने। तो उनको उस टाइम वो सब सही लगता था, सोचते थे कि ब्रिटिशर सही कर रहा है। तो ये जो एडुकेशन हम लोग को मिलता था तो उससे हम लोग बस क्लर्क ही बन सकते थे, जिसका बहुत ही कम सैलरी होता था और प्रमोशन तो ना के बराबर ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली। और जो भी हायर पोस्ट होता था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिलते थे हायर पोस्ट। हाँ, हम लोग को सिर्फ लोअर पोस्ट मिलते थे क्लर्क वाले। तो अब देखिए इंडिया का अब इतना पार्ट घेर चुका था ब्रिटिश, मतलब पूरा होल इंडिया घेर लिया। 95% इंडिया तो अभी घेर लिया ब्रिटिश। ठीक, तो पहले से 5% घेरा था और अब 95% घेर लिया इंडिया को। तो उसके बाद क्या है, दे केयर लिटिल अबाउट इंडियन नीड। वो हमारे नीड्स के लिए बहुत ही कम केयर करते थे, मतलब वो हमारे नीड्स का ख्याल ही नहीं रखते थे। हमारे राजा को तो उन्होंने पपेट बना दिया था और हमारे लैंड को तो वो धीरे धीरे हड़प ही रहा है और वो हमारे लैंड को एक दिन पूरा हमारे लैंड को हड़प लेंगे और खूब और हम लोग पे और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें उनके सामने हमें उनके खिलाफ़ जंग लड़नी चाहिए। तो फिर दूसरा कहता है कि खाली बोलने से थोड़ी ना होगा, तुम तो सिर्फ बोलते हो, चल ये लड़के दिखाओ चलो। तो वो सब भी सोचते थे अब हम क्या लड़ने जाए, वहाँ ब्रिटिशर उतने तेज है वो हम लोग को तो 1 मिनट में मार देंगे। तो इसी डर के कारण वो नहीं लड़ते थे। उसके बाद है ये 7 नंबर में द स्पार्क 1855 to 1857। तो जो टैक्स था वो कंटिन्यू ही रहा, कम नहीं हुआ थोड़ा भी, उसके बदले में टैक्स बढ़ गया। तो अब उसे क्या हुआ कि संथाल जो है ये बंगाल के ट्राइब है, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 7th हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये संथाल ट्राइब जो है उन पे भी अब टैक्स लगाने लगे, उनको भी प्रॉब्लम करने लगे ब्रिटिशर्स। तो इसके कारण रिबेलियन होना अब चालू हो गया था यूरोपियंस के खिलाफ। तो डिस्कंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। तो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में तो इंडियन आर्मी भी थे। तो इंडियन आर्मी जो थी ना धीरे धीरे ब्रिटिश के तरफ जो है वो करने लगे, रिवोल्ट चालू कर दिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो सबको बहुत ही कम पैसा मिलता था, कम प्रमोशन मिलता था। तो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो अंग्रेज ये हम लोग को चिढ़ाते थे कि अगर तुम लोग यहाँ से सी क्रॉस कर लिए ना तो हम तुम्हारे लिए टैक्स माफ़ कर देंगे, जाओ। तो कहते हैं हटो, ये टोपी वाला के कारण हम थोड़ी ना अपना धर्म भ्रष्ट करें, हम थोड़ी ना अपना जैसी समुद्र को पार करें, अपना धर्म भ्रष्ट करने हम जाएंगे टोपी वाला के कारण, अंग्रेज के कारण ज़्यादा तेज बनता है, ये ऐसा सोचते थे सब। तो ये एक मंगल पांडे थे, सबसे पहले फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे ही थे। तो उन्होंने जो था वो रिवोल्ट कर दिए थे मंगल पांडे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके बाद लिखा हुआ 1000 ऑफ स्क्वायर्स रिवोल्टेड, दे वेयर स्ट्रिप्टेड इन देयर यूनिफॉर्म। तो बहुत सारे स्क्वायर जो थे वो रिवोल्ट करना चालू कर दिए। Few Englishmen carried to understand Indian custom people mind। तो कुछ जो थे इंग्लिशमैन वो इंडियन माइंड को समझ गए थे। तो
तो वो चिढ़ाते, तो वो अब इंडियन को चिढ़ाने लगे कि इंडियन तो अब हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो अब उनको एक बात बताया कि जो ब्राह्मण को बोला कि तुम जो बंदूक चलाते हो ना, तो जो पहले बंदूक में पहले मुंह से ग्रीस खींचना होता था, ये खींचना होता था, और उसके बाद फिर उसमें गोली डाली जाती थी। तो वो जो ग्रीस थी ना जो तुम मुंह से खींचते हो, वो फैट से बनी हुई है, काऊ और पिग से। तो काऊ जो है हमारी माता कहलाती है हिंदू की, और पिग्स जो है उनको अच्छा नहीं मानते हैं। ये इसमें मुस्लिम धर्म में तो दोनों धर्म को ये करने लगे, दोनों धर्म को प्रॉब्लम हो गया इसे, तो इसीलिए रिवोल्ट किए थे मंगल पांडे की। उनको जब पता चला ऐसा, तो वो सोचे कि ऐसा करने से अच्छा तो मैं रिवोल्ट ही कर दूँ। तो वो रिवोल्ट किया, और उसके बाद ये ब्रिटिश ने उन्हें मार डाला। तो उसके बाद सून चपातीज वी आर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो अब चपाती सेंड होने लगी विलेज से विलेज। अब चपाती क्यों सेंड करेगी? खाना देने के लिए तो नहीं। इससे ये संकेत होता था कि अब जो है हम रिवोल्ट करने वाले, तो तुम मेरे साथ हो। तो सब एक दूसरे को चपाती दे के संदेश देते थे कि हम अब रिवोल्ट करने वाले हैं, चलो अब हमारे साथ हो जाए। वैसा ही अब आर्मी सबको लोटस देते थे। लोटस दे के बताते थे कि अब जो हम रिवोल्ट करने वाले हैं सबको। अब यूनिटी का माहौल बन गया। देखिए अब सब जो है एक साथ होने लगे। आर्मी भी साथ हो गई, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ हो गए। तो उसके बाद है रिवोल्ट। देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ। तो मीरठ में युद्ध हुआ, तो उसका एक भयानक रिजल्ट आया, पर उसमें भी इंडियंस को उन्होंने हरा दिया। पर इंडियंस ने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर हार मान लेते तो टैक्स और रखता और बहुत लोग और मरते। तो जो स्क्वाय थे वो दिल्ली की तरफ चले गए, और यहाँ पे स्क्वाय का मतलब है आर्मी। तो आर्मी सब जो है दिल्ली गए, और वो अपना इम्पेरर बहादुर शाह को चुने। अब जो है रिबेलियन जो है दूर दूर तक फैल गया। अब सभी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ने का चालू कर दिए। फिर many landlords had lost their land because of British policies. They were and they were sold. The white man rule must end. We we will help you. तो जो जमींदार सब थे उनका ज़मीन हड़प लिए थे सब। तो इनसे इनसे उन सबको बहुत गुस्सा आने लगा, और जब पता चला कि ऐसा ऐसा रिवोल्ट हो रहा है, तो वो कहते हम भी साथ देंगे, हमको भी ब्रिटिशर्स को भगाना है, अब हम भी ब्रिटिशर्स को भगाने में आपका साथ देंगे। तो ऐसे करके उन और ज़्यादा हम लोग की संख्या बढ़ने लगी। तो उसके बाद द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। तो इसमें कुछ और है, देखते हैं क्या है। मेनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर। तो जो ये बहुत सारे और भी रूलर जो थे, वो भी ये साथ देने लगे किसका, ये स्क्वाइस सबका, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, उन सब के खिलाफ ये सब साथ देने लगी। तो उसमें से पहला नाम है बेगम हजरत महल का। हाँ, और उसके बाद ये कुछ पॉपुलर लीडर थे जो कि जागरूकता फैला रहे थे, जैसे था मालवी, ये अहमुल्ला। तो वो वहाँ पे जागरूकता बढ़ाने लगे पीपल में कि अब ये कि अब हम लोग को ब्रिटिशर्स का शासन छोड़ना होगा, हम लोग को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना होगा, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़े और हम आज़ादी पा सके। तो अजीमुल्ला खान टोल्ड ताया तोपे। तो अजीमुल्ला खान ताया तोपे को कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, ये पेशवा नाना साहेब जो है उनको हम लीडर के जैसे नियुक्त करेंगे हमारे ये आज़ादी की लड़ाई में। तो 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। तो वो 80 year old कुंवर सिंह जो है बिहार के रहने वाले हैं, तो वो बुलेट उनके हाथ पे लग गया।
तो उन्होंने जो था हाथ को काट करके गंगा नदी में फेंक दिया और गंगा नदी से कहा कि ये मेरी आखिरी भेंट है आपके लिए। गंगा माता को कहते हैं ऐसा, और अपने हाथ को उसी टाइम काट के अलग कर देते हैं। और ऐसा ही डिफरेंट फ्रीडम फाइटर बॉर्न होने लगे, बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर अब बॉर्न होने लगे, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी और भी लीडर्स जो कि हमारे आज़ादी करने में मदद किए। तो ऐसे करके हमारा देश आज़ाद हुआ। तो थैंक यू for watching my video, and if you like my video, so please share my video and subscribe my channel, and don't forget to like my video.